पहलगाम जो है ये बरेसान वैली है। इट इज़ इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वहाँ पे पहले रिपोर्ट्स आई कि 3 अटैक्स थे, 3 अटैकर्स थे। फिर रिपोर्ट्स आई कि 5 अटैकर्स थे, वो आए और यहाँ पे एक पिक्चर स्क्यू एरिया है, बड़ी ब्यूटीफुल खूबसूरत किस्म की एक वादी है। वहाँ लोग सैर करने आते हैं, तो उनको आके हिंदूज़ को कहा गया कि आप साइड पे हो जाएं। ख़वातीन बच्चों को भी साइड पे कर दिया गया और हिंदूज़ को पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी गई। कांग्रेस ने एक दिन पहले सवाल करना शुरू कर ली पार्लियामेंट्री डिबेट से कि वो अटैकर्स कहाँ पे। तो वही हुआ, उनको उसी दिन फिर मारा गया कश्मीर में, ऐलान कर दिया गया। इंडस वाटर ट्रीटी का ना देखें आप, ये समझ लें सिंपल एंड शॉर्टली वेरी फॉरवर्डली आई विल डिस्कस इट। रावी ब्यास सतलज अंडर इंडस वाटर ट्रीटी उनके दरिया हैं, वो उन पर डैम बनाते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी के बनाते हैं, रन ऑफ द रिवर बनाते हैं और वो उन्होंने बनाए हुए हैं स्टोरेज कैपेसिटी के, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनके हैं दरिया। चनाब, झेलम एंड इंडस, ये जो है ना, ये हमारे पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव राइट के दरिया हैं। इन पे आप रन ऑफ द रिवर डैम बना सकते हैं। बाय रन ऑफ द रिवर आई मीन कि आप डैम बनाएं जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, पानी थोड़ा सा रोकेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे एंड देन दे विल रिलीज इट। अगस्त 2025 में एक बाइंडिंग जो है वो ऑर्डर आया, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने यहाँ पे बाइंडिंग अवार्ड दिया पाकिस्तान के हक़ में कि पाकिस्तान का जो केस है वो बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम समीहा यूसुफ है और आज के एपिसोड में हम एक एकेडमिक और एनालिटिकल डिस्कशन करेंगे अबाउट इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ इन मई 2025। ऑन 7 मई 2025 हम देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में अटैक लॉन्च करता है एज अ रिटेलिएशन फॉर पहलगाम अटैक, जो कि 22 अप्रैल को होता है, बाय सेइंग कि पाकिस्तान हार्बर करता है उन टेररिस्ट को। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस हम आउटरीच देखते हैं फ्रॉम 7th ऑफ मई टिल 10th मई सीज़ फायर तक एक वॉर ऑफ नैरेटिव बन जाती है, जिसमें जर्नलिस्ट या इंटेलिजेंस या इन जनरल दे सिंपली बैबल्ड एट द टॉप ऑफ देयर लंग्स। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम बियॉन्ड दिस नैरेटिव, बियॉन्ड दिस रेज ऑफ मीडिया, बियॉन्ड दिस डिसइंफॉर्मेशन एक एनालिटिकल और एकेडमिक डिस्कशन करें अबाउट व्हाट एक्चुअली टुक प्लेस और किस तरह से जो है वो हम इसके आगे बढ़ सकते हैं। तो हारिस, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमें एक रीकैप करवा दें कि कैसे अप्रैल 22 से लेकर 10th मई तक के क्या इंसिडेंट होते हैं, क्या डेवलपमेंट्स होती हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। 22 अप्रैल को 2025 को पहलगाम जो है ये बरेसान वैली है। इट इज़ इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वहाँ पे पहले रिपोर्ट्स आई कि 3 अटैक्स थे, 3 अटैकर्स थे। फिर रिपोर्ट्स आई कि 5 अटैकर्स थे, वो आए और यहाँ पे एक पिक्चर स्क्यू एरिया है, बड़ी ब्यूटीफुल खूबसूरत किस्म की एक वादी है। वहाँ लोग सैर करने आते हैं, तो उनको आके हिंदूज़ को कहा गया कि आप साइड पे हो जाएं। ख़वातीन बच्चों को भी साइड पे कर दिया गया और हिंदूज़ को पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी गई। एक मुसलमान ने और एक क्रिश्चियन ने, जो वहाँ पे पोनी राइडर था मुसलमान, उसने रोकने की कोशिश की बट उसको भी गोली मार दी गई। तो ऑल इन ऑल 26 यानी 26 लोगों की हलाकत हुई वहाँ पे। तो ये होता है 22 तारीख को यानी 22 अप्रैल को। और विद इन नो टाइम जो ही ये अटैक हुआ, इंडियन मीडिया ने एक बैराज खोल दिया कि जी पाकिस्तान से दहशतगर्द आए हैं और पाकिस्तान ने ये किया है और पाकिस्तान बाज नहीं आता। और इतनी ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 3, साढ़े 3, 4 महीने पहले की बात है, लोगों को याद होगा सब कुछ। नेक्स्ट डे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है CCS जिसको कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को बुलाया और इंस्टेंटली उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया। यानी उसको सस्पेंड नहीं कह सकते बट अबेंस इज़ अ वर्ड जहाँ पे आप कहते हैं कि वो मखलूक हो गया, खला में हो गया, कोई उसका हैसियत नहीं रही। नो टाइम जारी कर दिया, नोटिस टू एयरमैन कि जी पाकिस्तान से फ़्लाइट्स कोई नहीं आएंगी। अलॉन्ग विद दैट अपना जो डिफेंस अटैशी, मिलिट्री अटैशीज़ और जितना डिफेंस के स्टाफ यहाँ पे उनके एम्बेसी में थे उनको वापस बुला लिया। 55 के करीब उनका स्टाफ होता है, वो ड्रॉ डाउन करके 30 कर लिया। सार्क के अंडर जो वीज़ाज़ मिलते हैं वो बंद कर दिए। सेम गोज़ फॉर नेक्स्ट डे पाकिस्तान ने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास किया, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सदारत में। आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ सबको बुलाया गया। उन्होंने इसको कंडेम किया, रिटेलिएशन, शिमला एग्रीमेंट को अबेंस में डाल दिया। एंड सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान ने भी नो टाइम जारी कर दिया कि जी इंडिया की फ़्लाइट्स ओवर पाकिस्तान नहीं जाएंगी, इंडियन कैरियर फ़्लाइट्स जो होती हैं।
पहला सवाल तो यहाँ पे ये आता है कि एक इंस्टेंटली हिंदुस्तान ने इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर लिया। अभी तो 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे एक अटैक को, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम भी लगा दिया और इतने स्टर्न किस्म के सख्त किस्म के मेजर्स भी ले लिए और चल पड़े कि जी अब पाकिस्तान इसका जवाब दे हमें और इसके बगैर हम बात ही नहीं करेंगे। और ये फिर एक रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से एक रिलीज़ आई इंटरनेट पे कि जी हाँ ये क्लेम करते हैं। अब ये इंडिया ये क्लेम करता है कि जो रेजिस्टेंस फ्रंट है ये लश्कर तैयबा का फ्रंट एक है, उन्होंने क्लेम किया इसको। मैं बीइंग अ प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट आज तक मुझे वो हैंड आउट नहीं मिला पूरे इंटरनेट पे कि वो कहाँ पे था, आई डोंट नो। बट एक ऐलान कर दिया गया इंडियन मीडिया में और उसको आगे उसके पीछे उनके सारे लोग चल पड़े और उन्होंने कहा कि जी लश्कर तैयबा तो एक बैंड आउटफिट है और उन्होंने ये अटैक किया है अपने रेजिस्टेंस फ्रंट के हवाले से और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर तकरीबन 15 दिन लगे हिंदुस्तान को एक नैरेटिव बिल्ड करने में। पूरी दुनिया ने इनको समझा, ऑलमोस्ट 30 के करीब ममालिक, ये जयशंकर जो उनके मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो ख़ुद मानते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में भी हमारे इसहाक डार जो हैं फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी, उन्होंने भी माना। ऑलमोस्ट लगभग इतने ही मुल्क इन्वॉल्व हैं, उन्होंने काम डाउन करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की और पाकिस्तान ने बार बार कहा कि आप हमें एविडेंसेस दे दें, आप हमें बता दें कि कौन लोग थे, क्या थे, कोई कंक्रीट एविडेंस दे ताकि उनकी बुनियाद पर बात की जा सके। आप एक इल्ज़ाम लगा के अब आप एक वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर रहे हैं और अगेन उनके मीडिया ने बहुत बड़ा किरदार इसके अंदर अदा किया। और क्योंकि कुछ चीज़ें इन लाइन थी, साफ नज़र आ रहा था कि आप 24 घंटों के अंदर आपने इल्ज़ाम भी लगा दिया और आपने अपने जो मकासद थे इंडस वाटर ट्रीटी से लेकर सब कुछ उनका भी एबेंस में डाल दिया और एक प्रेशर माउंट कर दिया पाकिस्तान के ऊपर कि यू आर सपोर्टर ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। जी। तो वंस अगेन मैंने जो इस पॉडकास्ट की हमने सीरीज़ शुरू की थी, पहले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है 9/11 के बाद कि जो 19 हाईजैकर्स थे जिन्होंने 9/11 किया था, एक का भी ताल्लुक अफ़गानिस्तान से नहीं था। जी। और अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला कर दिया उसामा बिन लादेन की डिमांड के ऊपर। मुल्ला उमर से कहा कि मुझे वो दे दो और नहीं तो हम आ रहे हैं। तो एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि नॉन स्टेट एक्टर्स दो ममालिक को जंग पे ले जाते हैं। यहाँ पे भी हिंदुस्तान ने उसी प्रेसिडेंट को सेट करने की कोशिश की क्योंकि ये नॉन स्टेट एक्टर हैं, किसी को नहीं पता कहाँ से आए, क्यों आए और आपने पाकिस्तान पे अचानक चढ़ाई करनी कोशिश शुरू कर दी। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस भी था, वो अमेरिका था और वो अफ़गानिस्तान था। तो आप हिंदुस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है, तो थोड़ा सा ये भी सोच लेना चाहिए था कि हम कहाँ और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी उस जिस तरह आपने कहा ना बैबलिंग ऑन टॉप ऑफ देयर लंग्स, वो बड़ी अच्छी आपने फ्रेज इस्तेमाल की, उसमें नहीं पढ़ना चाहता। यहाँ हम एक एनालिटिकल स्टडी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि फिर क्या हुआ। फिर उसके बाद 7th की रात को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर तकरीबन 7 जगहों के ऊपर उन्होंने हमले किए। सबसे पहला उन्होंने मिसाइल्स फायर किए स्टैंड ऑफ पोजीशन से, मतलब पाकिस्तान के एयर स्पेस को क्रॉस नहीं किया। उन्होंने मुरीदके को हिट किया शेखपुरा में। ISPR ने कहा कि मस्जिद उम्मुल कुरा है जिस पर 4 मिसाइल दागे गए हैं, बट इंडिया ने कहा कि लश्कर तैयबा का मरकज़ था। फिर भावलपुर में हुआ, अगेन ISPR ने कहा कि मस्जिद सुबहान को हिट किया गया अहमदपुर शर्किया में, एंड अगेन इंडिया ने कहा कि नहीं, हमने जैश मोहम्मद के मरकज़ सुबहान अल्लाह को हिट किया है। मुजफ्फराबाद में 2 टारगेट्स हिट हुए। ISPR ने एक को माना, उन्होंने कहा कि मस्जिद बिलाल को हिट किया। इंडिया ने कहा कि नहीं, लश्कर तैयबा का सवाई नाला का जो ट्रेनिंग साइट है और सैयदना बिलाल कैंप जो है उसको हमने हिट किया है। कोटली में 2 टारगेट्स हिट हुए। अगेन ISPR ने कहा कि मस्जिद अब्बास को हिट किया गया, बट इंडिया ने कहा कि नहीं, हमने गुलपुर कैंप को, अब्बास कैंप को और मैमूना जोया को हिट किया है, कैंप को, ये इन लोगों को। फिर भिम्बर में एक अटैक हुआ। ISPR इस पर बिल्कुल खामोश रहा और हिंदुस्तान ने कहा कि हमने भिम्बर को हिट किया, बरनाला कैंप को मिलिटेंट्स के। सियालकोट में हुआ, यहाँ पे अगेन ISPR ने कहा कि एक गांव है कोटली लोहारा, वहाँ पे एक छोटा अस्पताल है, उसको हिट हुआ। बट अगेन इंडिया ने कहा कि सरजाल कैंप हमने हिट किया। और आखिरी हमला हुआ शकरगढ़ में। ISPR ने अगेन कहा कि 2 मिसाइल्स फायर हुए थे, वो नहीं पहुँच सके अपने टारगेट्स तक और रास्ते में ही तबाह हो गए, हमें मिले हैं। और इंडिया इसके ऊपर खामोश रहा, शकरगढ़ वाले अटैक के ऊपर। तो ऑल इन ऑल इंडिया ने कहा कि हमने जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिज़्बुल मुजाहिदीन के ये मराकज़ थे
जो कि आज़ाद कश्मीर में, जिसको वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, POK उसको, और नीचे पंजाब में हमने हिट किए। और इस पर कोई प्रूफ नहीं दिया गया? नहीं, कोई प्रूफ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये हमने टेररिस्ट हाइड आउट्स को हिट किया है और हमने अपना बदला ले लिया है। अच्छा। और फिर उसके बाद जंग शुरू होगी। उसी रात हिंदुस्तान के जहाज़ भी गिरे, पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए, वो आगे चल के उस पर भी बात करेंगे। और टोटल ढाई दिन ये जंग चलती रही, 7 की रात से लेके 10 की शाम 4:30 बजे तक। 4:30 बजे फिर सीज़ फायर हो गया। टोटल इन 2.5 दिनों में ड्रोन्स उनकी तरफ से आए, हमारी तरफ से गए, मिसाइल्स फायर हुए, उन्होंने किया, हमने किए, हमारी एयर बेसिस हिट हुई उनकी एयर बेसिस भी हिट हुई। और टोटल 21 सिविलियंस, 21 सिविलियंस की हलाकत होती है हिंदुस्तान में और 40 सिविलियन की शहादत होती है पाकिस्तान में। और 8 फ़ौजी उनके हलाक और 13 फ़ौजी यानी एयरफोर्स के और आर्मी के यहाँ पे हमारे शहीद हो गए। तो ये टोटल कैजुअल्टी स्टैट्स है इस 2.5 दिन की जंग का, और पीछे 22 अप्रैल से चलते हुए यहाँ तक का। तो हिंदुस्तान ने एक बिल्ड किया अपने आप को, और उन्होंने इसको एग्रेसिवली इसको ओन किया और विदाउट एनी प्रूफ्स, जो कि आज तक नहीं दिए गए, और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ बिफ़ोर आप क्वेश्चन करें कि 2019 में भी हिंदुस्तान ने इसी तरह से किया था, और तब उनके जहाज़ आए थे, और अभिनंदन बड़ा फेमस वाक़या है, MiG-21 बाइसन उड़ा रहे थे, उनको मार गिराया गया। और स्क्वाड्रन लीडर जो हसन सदीकी हैं, उन्होंने उनको शूट डाउन किया, और विंग कमांडर नुमान अली ख़ान, उन्होंने सुखोई 30 को एक हिट किया। उस वक्त बड़ा चर्चा हुआ कि JF-17 ने गिराया, बट बेसिकली इट वाज F-16s। और बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल होते हैं, मतलब पायलट को नज़र नहीं आ रहा होता है, बहुत दूर फासले पे वो 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर के फासले पे वो फायर कर सकता है। तो पाकिस्तान ने F-16 से AIM-120M, जिसको एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल कहते हैं, उससे उसको किल किया दोनों जहाज़ों को। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने ऑन स्टेट टेलीविज़न ये बयान दिया कि आज अगर राफेल होते हमारे पास तो ये सिनेरियो ना होता, ये बहुत डिफरेंट होता। और वो उन्होंने इसलिए कहा कि पाकिस्तान के पास BVR की कैपेबिलिटी थी। और बाद में इन्होंने अभिनंदन को वीर चक्रा दे दिया, जो कि 3rd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, कि उसने MiG-21 से एक F-16 गिरा दिया। तो आज तक तो मैं अगेन कहता हूँ, पब्लिक कंजम्पशन के लिए बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत है, बट अगर आप टेक्निकली बात करें तो एक जहाज़ आपको BVR से हिट कर रहे हैं 100 किलोमीटर दूर से। आप MiG-21 के ऊपर जो आपके पास जो आर्चर मिसाइल है, वो तो 10-15 किलोमीटर उसकी रेंज है, उसने कैसे F-16 को मार गिराया, उसको बहुत करीब आना पड़ता, जो कि वो नहीं आया हुआ था। तो तब वो जो इंसिडेंट हुआ, वो इंडियन के लिए बहुत हज़मियत का एक सामना उनको करना पड़ा। तो इस दफ़ा उन्होंने ये किया कि हम स्टैंड ऑफ वेपन्स, यानी अपनी ही रेंज में, अपनी ही फ्लाइंग जोन में रहते हुए हमने इनको हिट करना है। तो ये अब क्रॉस करके ये इस दफ़ा नहीं है, क्योंकि ये लास्ट टाइम का जो इनको एक इंसिडेंट फेस करना पड़ा, इस दफ़ा वो डर था कहीं दोबारा ना हो जाए। अच्छा, हारिस, आपने खुद एक्सप्लेन किया कि इंडिया ने ये अटैक कैरी आउट किया था एज अ रिज़ल्ट ऑफ द पहलगाम अटैक। तो सबसे पहला सवाल तो इम्पोर्टेंट सवाल तो ये माइंड में आता है व्यूअर्स के कि वेयर एग्जैक्टली आर दोज अटैकर्स? हाँ, ये अभी देखिए हमने रिकैप कर लिया, अभी हम इसकी ज़रा एनालिटिकल स्टडी कर लेते हैं। और हमारी ना चैनल की अच्छी खासी व्यूवरशिप है इंडिया में। तो मैं अगेन, जैसे ऑलवेज़ जब भी हम कोई फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड प्रोग्राम करते हैं, मैं हमेशा एज ऑलवेज़ एक डिस्क्लेमर भी बता दूं कि अगर आप जज्बाती हैं और आपके जज्बात हैं जो नेचुरल होने चाहिए अपने मुल्क के लिए, कोई बात नहीं, मैं बीइंग पाकिस्तानी मेरे भी जज्बात होंगे, बट जब आप एनालिटिकल स्टडी करते हैं और फॉरेन पॉलिसी के डोमेन्स को समझते हैं, तो थोड़ा सा जज्बात को छोड़ दें फॉर अ टाइम बीइंग, और अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी छोड़ दें, तो फिर आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आएगी। आपका पहला सवाल बड़ा अच्छा है कि वो अटैकर कहाँ गए। देखिए 22 तारीख को ये अटैक हुआ है, और ये तकरीबन अगर आप कहते हैं पाकिस्तान कश्मीर से ये लोग गए हैं अंदर और ये अटैक करके आए। पहलगाम ऑलमोस्ट कोई 100 किलोमीटर दूर है कोटली से। शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट यही है। लेट्स से हम कहते हैं कोटली से गए, तो 100 किलोमीटर जब ये अंदर जा रहे थे, तो आपकी फ़ौज, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, आपके इदारे, पुलिस वगैरह कहाँ थे? पहला सवाल तो ये। फिर जब ये अटैक करके गए हैं, यानी 22 तारीख से लेके 7 तारीख तक 15 दिन आप इनको पकड़ने में मुकम्मल नाकाम रहे हैं। सिर्फ एक जगह आपके जो पैरा कमांडोज़ होते हैं, जैसे हमारी SSG होती है, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप आर्मी की, इंडिया में पैरा कमांडोज़ बोलते हैं, आपके पैरा कमांडोज़ थोड़ा करीब पहुँचे हैं इनके,
और उस घर तक पहुँचे जहाँ पे ये लोग खा पी के निकल चुके थे। उन 2 बंदों को पकड़ लिया इन्होंने। तो पहला सवाल तो एक, आपने अटैकर नहीं पकड़े, को पकड़ के लाते, कोई हमारे सामने पेश करते, पाकिस्तान को बताते या कोई सबूत देते कि जी ये लोग हैं, तो फिर भी कोई बात बनती ना। तो पहले तो आप अपने सिक्योरिटी इदारों से सवाल करें कि वो लोग कहाँ चले गए। अच्छा, उसके बाद दूसरा मैं आपको बताऊं कि वो जो जी अब वो अटैकर जो है ना 28 ऑफ जुलाई को जब ये इंडियन पार्लियामेंट में डिबेट शुरू हुई है ऑन ऑपरेशन सिंदूर, तो तब उनको एक दिन पहले तीनों को मार दिया गया कश्मीर में। और फिर जो अमित शाह हैं, उनके मिनिस्टर फॉर होम अफेयर जो लॉन्गेस्ट सर्विंग हैं, उन्होंने आके कहा कि जी हमारे पास उनके आईडी कार्ड्स भी हैं, वोटर आईडी जिसको वो कहते हैं, इंडिया में वोटर आईडी कहते हैं, हमारे में आईडी कार्ड कहते हैं। और उन्होंने जो पाकिस्तानी चॉकलेट्स खाई हैं उनके रैपर्स भी हमारे पास हैं, और वो वेपन भी वही थे जो कि उन्होंने इस्तेमाल किए, हमने फोरेंसिक वगैरह करा लिए। तो आपके पास अगर वो आईडी कार्ड्स वगैरह हैं, नंबर्स हैं, तो बताते पाकिस्तान को, अब दे दें। 3.5 महीने बाद आपने उन अटैकर्स को मारा है, और वो भी एग्जैक्टली पार्लियामेंट्री डिबेट से एक दिन पहले। ये कोई कोइंसिडेंस, मतलब ये कोई ये नहीं कि फॉर्चुनेट कोइंसिडेंस हो गया, ये लग रहा है कि प्लान इवेंट था ना। आप मतलब पार्लियामेंट की जब डिबेट के लिए जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के लिए डिबेट के ऊपर, तब आपको एक दिन पहले याद आया कि जी हमने इन 3 अटैकर्स को भी फारिग करना है, ताकि जब हम पार्लियामेंट्री डिबेट के ऊपर जाएं और कांग्रेस का सामना हमें करना पड़े तो वो हम कैसे करेंगे, हमारे पास क्या एज ए कॉन्क्रीट। वहाँ पे भी यही सवाल होगा, क्योंकि कांग्रेस ने एक दिन पहले सवाल करना शुरू कर लिया पार्लियामेंट्री डिबेट से कि वो अटैकर्स कहाँ पे। तो वही हुआ, उनको उसी दिन फिर मारा गया कश्मीर में, ऐलान कर दिया गया। और अगेन तो आप अपनी जो भी बड़े सेन लोग हैं हिंदुस्तान में, आपको बताऊँ, उनका मीडिया, उनको छोड़ दें आप, उनके मीडिया, बड़े अच्छे अच्छे लोग वहाँ बैठते हैं बात करने के लिए, उनको भी ये सवाल रेस करना चाहिए कि आपको 3.5 महीने लग गए ये सब कुछ करने के लिए। तो ये आपकी जो अटैकर्स का सवाल था, उसका जवाब ये है। अच्छा हारिस, अब ऐसा रिज़ल्ट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट इंडिया के बारे में बात करते हैं कि इंडिया को इससे जो डिप्लोमेटिकली अचीव करना चाहता था, क्या वो मिली हैं या नहीं? जी समीहा, ऐसा है कि डिप्लोमेटिकली तो कुछ नहीं अचीव हुआ। पहली बात मैं आपको बताऊं, जो ही ये ऑपरेशन ख़त्म हुआ, ऑपरेशन सिंदूर ऑन द 10th ऑफ मई, तो विद इन नो टाइम इंडिया ने अपने पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस को पूरी दुनिया में भेजा। शशि थरूर उनके बहुत मशहूर कांग्रेस के लीडर हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं, उनको अमेरिका भेजा। और बाकी लोग यूएस का तो मैंने कह दिया, यूके गए, यूरोपियन यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक में गए, रशिया गए, जापान गए, साउथ अमेरिका के मुल्कों में गए और इन लोगों को हर जगह इन्होंने भेजा, ताकि जाके इंडिया का जो स्टांस है कि हम किसी किस्म पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे टेररिज्म के ऊपर, और ये पाकिस्तान ने टेररिज्म किया। अब यहाँ पे एक और सवाल खड़ा होता है, आपके ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशन चले गए सारे कैपिटल्स में, वाशिंगटन से लेके, लंदन से लेके, पेरिस से लेके और टोक्यो से लेके, हर जगह चले गए ये। तो आप हमें बताएं उन्होंने आगे से आपको क्या कहा। चलें, आप कोई हमें बता नहीं सकते तो देखिए, इंटरनेशनल प्रेस लीक डॉक्यूमेंट्स ले आता है। कोई मुल्क, कोई कैपिटल आपके साथ खड़ा हुआ है इस बात के ऊपर कि जी ये पाकिस्तान ने की है? क्योंकि बग़ैर सबूत के आप हर चीज़ को लेके सारी दुनिया के अंदर चले गए। नुकसान किसका हो रहा है? आपको ख़ुद का नुकसान हुआ है। शशि थरूर खामोश हैं उसके बाद, जब से आए हुए, जब ये पार्लियामेंट्री डिबेट भी हुई उसके बाद से भी वो खामोश है, वो बात नहीं कर रहे हैं किसी के साथ इसके ऊपर। क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात, अब बड़े बड़े फोरम्स होते हैं पूरी दुनिया में जहाँ पे इसके ऊपर बातचीत होती है, लोग बैठते हैं, फोरम्स पे बात करते हैं। SCO का शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का डिफेंस मिनिस्टेरियल समिट हुआ, आपसे मेरी थोड़ी देर पहले बात भी उसके ऊपर हो रही थी, तो वो हुआ। उसमें भी हिंदुस्तान ने वॉकआउट कर लिया, उन्होंने साइन नहीं किया उसको कि जी इसमें पहलगाम अटैक का जिक्र नहीं है। ब्रिक्स जो है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनका एक सिटिंग है ब्रिक्स की, थर्ड वर्ल्ड, सेकंड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, क्वाड का जो क्वाड्रिलेटरल का जो है, इंडो पैसिफिक का, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US, इनका एक सिटिंग है। EU है, यूरोपियन यूनियन है, G7 कंट्रीज़ हैं जिसमें तब टॉप की इकोनॉमीज़ हैं, US है, कनाडा है, जर्मनी है, सेम गोज़ फॉर इटली एंड ऑल दिस। एक ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया।
हर एक ने टेररिज्म को कंडेम किया है। तो टेररिज्म को तो पाकिस्तान भी कंडेम करता है, पाकिस्तान तो खुद टेररिज्म का शिकार है। और अगर इसी प्रेसिडेंट को लेकर चल रहे हैं तो हमारे ऊपर तो रोज़ाना हमले हो रहे हैं टेररिज्म के। क्या हम रोज़ाना अफ़गानिस्तान पे हमले करने शुरू कर दें कि जी आप या ईरान से जो BLA के लिए सपोर्ट होती है वहाँ पे हमले शुरू कर दें तो ये तो कोई बात ना होगी। दूसरी बात ये है कि डिप्लोमेटिकली इंडिया ने कोई गेन नहीं किया इससे। और मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, मई में इन्होंने ये सारे डेलीगेशन भेजे, जून में SCO का डिफेंस मिनिस्टेरियल वो हो रहा था, सेटिंग हो रही थी, उस पर पहलगाम के ऊपर ये वॉकआउट कर गया कि इसके ऊपर वो उसका जिक्र क्यों नहीं है। तो आप तो वहाँ पे ही आपको डिप्लोमेटिकली आपको पीछे आना पड़ा है। कोई मुल्क ने पाकिस्तान को इसके ऊपर नाम लेके नहीं कहा। क्वाड की भी जब मीटिंग हुई और मार्को रूबियो ने और उन्होंने जब बाद में जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने जो प्रेस रिलीज़ जारी की उसमें भी पाकिस्तान का कहीं पे भी नाम नहीं है। तो डिप्लोमेटिकली आपने कहीं पे कुछ नहीं गेन किया। आप तो यही चाह रहे थे ना कि पाकिस्तान का नाम बदनाम हो, पाकिस्तान का एक नाम एज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म आए और हम उसको लेके चलें। सेम गोज़ फॉर एक इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, मॉर्गन पियर से मेरे ख्याल से उनका जो पॉडकास्ट उस पर वो एक उनके एक आते हैं मशहूर यूट्यूबर हैं, वो आए हुए थे, बरका दत्त, एक बहुत सीजन जर्नलिस्ट। उनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह का वो जो जस्टिस दे रही थी, वो उसामा बिन लादेन की तस्वीर लेके आए हुए थे। खैर हमारे वाले जो थे उनसे थोड़ा सा मिसकैलकुलेट हो गया, उसका जवाब नहीं दे सके। आप उसामा बिन लादेन को लेके सारी दुनिया के सामने पेश करते हैं। तो मेरे भाई जो 19 हाईजैकर थे अमेरिका में, तो CIA और होमलैंड सिक्योरिटी तो वहाँ फेल हो गए। तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है पाकिस्तान, इज़ अ वेरी थर्ड वर्ल्ड कंट्री। या वीक सिनेरियोज हैं। आपका मुंबई अटैक हुआ था 2008 में, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ थी जब ये इतनी बड़ी ट्रॉलर में ये लोग आए मुंबई तक, पोर्ट तक, और फिर आपके ताज होटल में घुस गए? तो आप लोग उस वक्त क्या सो रहे थे? आप लोगों को नहीं पता लगा कि अटैकर कहाँ से आ गए? सेम गोज़ फॉर मुला उमर को तो अमेरिका ने नहीं पकड़ा। वो तो अब बेटी डैम ने जो किताब लिखी है वो आप पढ़ें। वो तो जो जाबुल डिस्ट्रिक्ट है, अमेरिकन बेस के साथ ही 1 किलोमीटर की रेंज में वहाँ पे रह रहा था, उसकी अपनी नेचुरल डेथ हुई तो अमेरिका उसमें भी फेल हो गया। तो ये एक केस को लेके पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करना, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू ऑल टुगेदर। एंड आई से अगेन, इंडिया ने डिप्लोमेटिकली कुछ भी नहीं हासिल किया इस पूरे हिस्टेरिया को क्रिएट करके और इस पूरे इंसिडेंट को क्रिएट करके। या वो जो हासिल करना चाहता था वो शायद आगे अगले सवालों में हमें पता लग जाएगा। अच्छा हारिस, इंडिया ने एज अ रिजल्ट ऑफ पहलगाम अटैक जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी, हाँ समीहा सॉरी एक चीज़ रहेगी, वो ये थी कि NIA जो इनकी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो आती है, वो 3D का पूरा वो सिनेरियो बना के ना उसको करती है और जियो फेंसिंग करके वो देखती है। तो आप NIA से ज़रा आपने पूछे, जब आपने 3D सिनेरियो पूरा बनाया उसका एक AI जनरेटेड एक इंसिडेंट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया कि ये ऐसे हुआ ये अटैक, और आपने 22 को अटैक हुआ, मैं आपको बताता हूँ 19, 28, 21 3 दिन वहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन्स की बहुत एक्टिविटी रही है। वो जो अटैकर थे वो सैटेलाइट फ़ोन्स में किसके साथ कनेक्टेड थे? अफ़गानिस्तान में। अच्छा, आप NIA से जाके पूछें, वो अटैकर के हैंडलर वहाँ बैठे हुए थे। आपने पूछा उनसे जाके NIA से कि भैया आप हमें ज़रा, या आपने पार्लियामेंट में उनको बुलाया कि पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आप पेश हो जाए? तो जहाँ ये सवाल, यही मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जब डिप्लोमेटिकली भी ये गए इनके डेलीगेशन, ये सवाल उनसे भी वहाँ पे जाके हुए, कोई जवाब नहीं था इन लोगों के पास। अब आप प्लीज़ सवाल कीजिए। मैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूछ रही थी कि इंडिया ने एज अ रिजल्ट ऑफ पहलगाम अटैक फर्स्ट थिंग दे डिड इसके इंडस वाटर ट्रीटी को इन अबेंस में डाल दिया, जिसके रिजल्ट में आपने बोला शिमला एग्रीमेंट को भी हमने डाल दिया। तो डिड दैट बेनिफिट इंडिया इन एनी वे, या फिर इट वाज जस्ट अ जेस्चर टू प्रेशराइज पाकिस्तान? अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी का ना देखें, आप ये समझ लें, सिंपल एंड शॉर्टली एंड वेरी फॉरवर्डली आई विल डिस्कस इट। रावी, ब्यास, सतलज अंडर इंडस वाटर ट्रीटी उनके दरिया हैं, वो उन पर डैम बनाते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी के बनाते हैं, रन ऑफ द रिवर बनाते हैं और वो उन्होंने बनाए हुए हैं स्टोरेज कैपेसिटी के, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनके हैं दरिया। चनाब, झेलम एंड इंडस, ये जो है ना, ये हमारे पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव राइट के दरिया हैं। इन पे आप रन ऑफ द रिवर डैम बना सकते हैं। बाय रन ऑफ द रिवर आई मीन कि आप डैम बनाएं जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, पानी थोड़ा सा रोकेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे एंड देन लेवर रिलीज इट। आप स्टोरेज कैपेसिटी के डैम इनके ऊपर नहीं बना सकते। इसी वजह चनाब के ऊपर सलाल डैम है, बगलियार डैम है उनके दो, एंड अलॉन्ग विद दैट झेलम के ऊपर उनका किशन गंगा है और उड़ी डैम है, और इंडस के ऊपर उनका नीमो बाजो डैम है, जो कि उन्होंने, ये सारे डैम कश्मीर में उन्होंने बनाए हुए। बट अगेन ये रन ऑफ द रिवर डैम्स है। आप जब इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डालते हैं, आप इससे ये साबित करना चाहते हैं, एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज, यू आर डूइंग इट फॉर योर पब्लिक कंजम्पशन।
जो बहुत पलकी शर्मा एक हैं, उनकी बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं और इंग्लिश मीडियम में काम करती हैं, बड़ा रिसर्च बेस्ड काम है। दुख ये होता है जब इतना रिसर्च बेस्ड काम करके भी लोग इस तरह की बातें करते हैं। उनको भी ये थोड़ा सा समझना चाहिए था अलॉन्ग विद बरकादत कि आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी के डैम्स हमारे दरियाओं के ऊपर नहीं हैं, और जब आप वो बनाएंगे आपको पैसा होगा, बट आपको आज से 5-10 साल लगेंगे वो डैम बनाने में, एक दिन में डैम नहीं बनता। दूसरी बात होगी, तीसरी बात ये होगी है कि आपने जब इसको अबेंस में डाला, आपको ये भी अब शायद ना याद हो कि पाकिस्तान 2016 से परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हेग में है नेदरलैंड में, वहाँ पे आपके ख़िलाफ़ गया हुआ है, क्योंकि रेटली डैम जो आप बना रहे हैं ना चनाब के ऊपर, उसकी कंस्ट्रक्शन के ग्राफ्स के ऊपर पाकिस्तान को बहुत रिजर्वेशन थी, तो पाकिस्तान तब का गया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, अब इंडस वाटर ट्रीटी के नीचे ना 3 मैकेनिज़्म है जिस पे आप हल कर सकते हैं। अगर आपका मसला कहीं आता है तो इंडस वाटर ट्रीटी कहती है कि आप बैठ के आपस में, कमिश्नर्स बैठ के आपस में, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बैठ के बात कर लें। उनसे नहीं हल होता है, एक स्टेप ऊपर चले जाएं, न्यूट्रल एक्सपर्ट बिठा लें, जो कि वर्ल्ड बैंक का हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर था इस ट्रीटी का। फिर नहीं होता तो फिर आपने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले जाना, जो कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में भी एज एन ऑब्जर्वर ये लोग बैठते हैं, पूरी दुनिया में ये मसले हल करते हैं, तो उसके पास चले जाए। पाकिस्तान 2016 में उसके ऊपर उनके पास गया हुआ है इस मामले के ऊपर। इंडिया ने कहा नहीं, हम इसको नहीं मानते, हम उसको कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को ले लेते हैं। ठीक हो गया, वो पॉज ले लिया उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक ने, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को कहा कि आप पॉज ले लें। 2022 में उन्होंने पॉज उठा दिया कि अब आपसे मसला हल नहीं हो रहा। अगस्त 2025 में एक बाइंडिंग जो है वो ऑर्डर आया, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने यहाँ पे बाइंडिंग अवार्ड दिया पाकिस्तान के हक़ में। कि पाकिस्तान का जो केस है वो बिल्कुल ठीक है, और पाकिस्तान जो कह रहा है कि आप हमारा फ्लो ऑफ वाटर नहीं रोक सकते, वो आप नहीं रोक सकते। और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अब आप अपील भी नहीं कर सकते। जब एक दफ़ा उनका वो आ गया, क्योंकि आप सिग्नेटरी हैं इसके, इंडिया पाकिस्तान दोनों, तो जब उनका वो बाइंडिंग ऑर्डर आपके ऊपर आ गया, एक वर्डिक्ट आ गई है, तो वो अब आ चुकी है। तो आप कैसे अपनी पब्लिक कंजम्पशन को तो आपने बड़ा दे दिया है कि जी हमने उनका पानी रोक लेंगे और ये हो जाएगा और पाकिस्तान प्यास से मर जाएगा। यहाँ पे इंटरनेशनली आप इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक कुछ छोड़ के इसके मेंबर्स हैं। जब आप इसका बाइंडिंग ऑर्डर अवार्ड जिसको कहते हैं आप नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब है आप डिप्लोमेटिकली दुनिया के अगेंस्ट जा रहे हैं। दुनिया कहेगी अच्छा आप इसको भी नहीं मान रहे, तो आप फिर चाहते क्या हैं? आप तो सीधी सी लड़ाई चाह रहे हैं, फिर इसका मतलब ये हो गया। ठीक हो गया। किसी भी मुल्क ने, कोई भी आके हिंदुस्तान से मुझे दिखा दे कि उन्होंने इंडोर्स किया हो कि इंडिया ने बड़ा ठीक किया है इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल के। जिस तरह मैंने कहा कि पहले आप दिखा दें कि पाकिस्तान को किसी ने ब्लेम किया हो, अब ये दिखा दें कि इंडस वाटर ट्रीटी पे किसी कंट्री ने आपको सपोर्ट किया हो। यहाँ पे आप दोबारा कह रहे हैं कि हम इसका अवार्ड नहीं मानते। आप कैसे नहीं मानेंगे? आप बाइंडिंग है इसके ऊपर। सेकेंडली, आप डैम नहीं बना सकते स्टोरेज कैपेसिटी के पाकिस्तान के पानी के ऊपर। तो ये आपने जो एक अगेन एक हिस्टेरिया क्रिएट किया पब्लिक कंजम्पशन के लिए, वो बैकफायर हुआ। सबसे बड़ी बात, अजय बंगा जो कि प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के, उनको 14 मई को उनका बयान आया। अच्छा। उन्होंने कहा कि इंडिया इसको बिल्कुल भी पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। तो वर्ल्ड बैंक जो कि गारंटर था 1960 में इस ट्रीटी का, वो ये कह रहा है अब कि आप इसको नहीं रोक सकते पाकिस्तान का पानी। तो आप कैसे रोकें? हाँ, आपने सिर्फ एक फ़ायदा लिया इससे, आप पाकिस्तान के साथ पानी का फ़्लो का जो डेटा है वो नहीं शेयर कर रहे। नंबर 1। नंबर 2, आप अंडर इंडस वाटर ट्रीटी जो कि सलाल, किशन गंगा और नीमो बाज़ो और उड़ी डैम जो हैं, इनको आप जो इनके स्लश और सेडिमेंट आता है वो आपको रोक जाता है, वो आप नहीं छोड़ सकते थे। अब आपने पूरे बैराज खोल के उनको छोड़ दिया ताकि साफ़ हो जाए। अच्छा। तो ये 2 फ़ायदे आपने लिए, उससे और कुछ भी नहीं हुआ, आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अगेन पढ़े लिखे मंझे हुए लोगों को हिंदुस्तान में अपनी सरकार से पूछना चाहिए इस चीज़ों के बारे में। आज के एपिसोड में हमने एक रिकैप किया है पाकिस्तान और इंडिया के स्टैंड ऑफ को, जो कि मई 2025 में होता है। बहुत शुक्रिया हारिस आपकी इंसाइट के लिए। हमने अभी तक जो है वो एक रिकैप किया इंसिडेंट का, हमने डिस्कस किया डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स को, और ये कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस व्हाट एग्जैक्टली डिड इंडिया अचीव इफ़ इट डिड, और पाकिस्तान का इस पर क्या इम्पैक्ट हुआ। इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।